सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पढ़ेंगे इस चैप्टर को और नोट्स के हेल्प से पढ़ेंगे ताकि हमको फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा सा हम इसको अडाप्ट भी कर लें। होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और नोट्स के कंटेंट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज एनसीईआरटी। तो ऑलमोस्ट नोट्स का ही मतलब नोट्स उसी से ही लिया गया है, तो एनसीईआरटी भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। शैल वी स्टार्ट बच्चों? Just raise your hand. Shall we start? Okay. So students, here we can say कि इकोलॉजी क्या है बच्चों? इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच में क्या है, रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि बायोटिक प्लस बायोटिक, दो बायोटिक ऑर्गेनिज्म किससे, अपने एबायोटिक क्लाइमेट से किस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो दो बायोटिक ऑर्गेनिज्म, हाउ दे आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स देयर एबायोटिक क्लाइमेट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इस ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं। एक और चीज बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, शायद मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हो होपफुली, कि इकोलॉजिकल साइंस एक ऐसा बायो का फील्ड है जिसको लोग बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं लेते हैं, लेकिन आईआईटी जैम में भी इकोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है, एक सिलेबस है, एक कोर्स है। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये हर जगह नंबर गिविंग का नाम करता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नंबर उससे गेन हो सकते हैं, मार्क्स गेन हो सकते हैं, तो इसको एकदम सीरियसली पढ़िए। हर चीज ऐसी है जो समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए, तो वैसी चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, कई सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं जिसको ग्लोबल पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, और कई सारी कम्युनिटीज मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम में एनर्जी और न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है, न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है, एनर्जी का फ्लो चलता है। ठीक है, एनर्जी का कभी साइकिल नहीं चलता, एनर्जी का फ्लो चलता है और न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर के 3 डिग्री बताए थे, और लास्ट में डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर से क्या होता है, न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है, और फिर ये सब कहां से आके मिल जाते हैं, सॉइल में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द न्यूट्रिएंट साइकिल्स गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। अर्थ पे जो भी न्यूट्रिएंट है, कंटेंट है, सब लिमिटेड अमाउंट में है। तो इसीलिए बच्चों, न्यूट्रिएंट कभी भी ऐड नहीं होता, कभी भी रिमूव नहीं होता, वो जो है बस वही प्रेजेंट है अर्थ में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अर्थ का न्यूट्रिएंट रिसाइकल को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब हम फर्टिलाइजर देकर डिस्टर्ब कर सकते हैं, सॉइल की लेयरिंग खराब करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे हाईवेज, रोड्स, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो सॉइल की लेयरिंग खराब की जा रही है, तो न्यूट्रिएंट का कहीं ना कहीं साइकिल आपने डिस्टर्ब कर रखा है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमने आप लोगों को बायोम्स के बारे में बताया था, बायोम्स जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो कहां कहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और किस अमाउंट में करती है। आर्कटिक और अल्पाइन में, जो बहुत कोल्ड रीजन्स हैं। कॉनिफर्स फॉरेस्ट, ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये भी कम रीजन, कम ठंडियों में पाए जाते हैं, सॉरी ठंडियों में ही पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जहाँ पे पानी ज्यादा बरसता है, इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल रेनफॉल। जहां पर एनुअल रेनफॉल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, वहां पे ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। डिजर्ट्स का मामला क्या होता है कि डिजर्ट्स पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये चीजें ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर ली कि इनका एडाप्टेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कभी किसी बच्चे को कोई कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं म्यूट कर दूंगा और
then we will ask the questions and discuss the content. Abiotic factors. यहाँ पर कई बच्चों को कई सारे कंटेंट्स में दिक्कत हो रही होगी कि सर ये इतने सारे वर्ड्स क्या है। ये वही सारी चीजें हैं जो क्लास में पढ़ाई गई थी, उनके लिए जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स यहाँ पर लिखे गए। तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या थे बच्चों? हमने तो और ज्यादा पढ़ाया था, यहाँ पे सिर्फ 3-4 लिखे गए, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर। पैथोजन क्या होते हैं बच्चों? हार्म करते हैं जो बॉडी को। पैरासाइट्स ये होस्ट सेल पे रहते हैं, ये भी हार्म करते हैं मोस्टली बॉडी को। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो प्रे पे फीड करते हैं, मतलब प्रीडेटर्स को शिकारी बोला जाता है और प्रे को शिकार बोला जाता है। हाँ, गुड। प्रे को शिकारी बोला, प्रे को शिकार बोला जाता है और प्रीडेटर्स को शिकारी बोला जाता है। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, अगर दो लोग, कोई एक सोर्स है, सोर्स करो रिसोर्स है, कोई एक रिसोर्स है, चाहे वो फूड हो या फिर घर हो, होम हो, ठीक है, या फिर ब्रीड हो, उसके लिए एक से ज्यादा अगर लोग हैं, जैसे वीड्स प्लांट, गुड, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटर कहेंगे। ठीक है। जैसे हमने सॉइल पे अपना जो भी फूड ग्रेन है उसको वो किया, ग्रो किया, तो सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट उसके लिए है, लेकिन वहां पर वीड्स भी ग्रो हो जाते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि वीड्स ग्रो हो जाते हैं, तो वीड्स ग्रो हो जाते हैं तो वो क्या है? वो कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो उसका हिस्सा खा रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्या करता है, वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो, एक चार्ट ऐसे करके आती है, ऐसे करके एक चार्ट। एक मिनट रिया, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? सर जैसे कि कंपटीटर में ये बोल सकते हैं ना कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान हो रहा है, जैसे वीड्स के केस में हुआ। बिल्कुल, ये सब में ऐसा होगा। पैथोजन में, पैरासाइट में, प्रीडेटर में, कॉम्पिटिटर में, चारों में ऐसा होगा, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यही चीज है। ना, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का ही आपके अंदर मिलता है, मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या घटाने पर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी या तो डबल हो जाती है या हाफ हो जाती है। ये बच्चों आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में। एक एनिमल का एग्जांपल, कितने लायन लायन वगैरह होते हैं, डॉग होते हैं, ये सब कॉम्पिटिटर है। ये सब लैंड के लिए, जगह के लिए कॉम्पीट करते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे के ही कॉम्पिटिटर है। आपने देखा होगा कुत्ते जल्दी किसी को अपने इलाके में आने नहीं देते हैं। ठीक है। लेकिन जो यंग होता है वो कॉम्पीट करता है और उसको हटा देता है, तो उसमें एक का फायदा होता है, एक का नुकसान हो जाता है। हाँ बच्चों, तो मैं पूछ रहा था, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो लॉ है, हर 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने या घटाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डबल या हाफ हो सकती है। वेरी गुड। इसीलिए बच्चों, जब हम सुबह सुबह की धूप लेते हैं ना, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है। अगर आपको एनर्जी ज्यादा फील करनी हो, तो आप समझ लीजिए आपका क्या बढ़ गया है? बीएमआर बढ़ गया है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड का किसका फंक्शन है बच्चों? ये थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड ही बीएमआर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
और बीएमआर के इंक्रीज या डिक्रीज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है बच्चों, तो बीएमआर बढ़ेगा अगर, तो समझ लो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, एनर्जी बढ़ेगी, और अगर बीएमआर घटेगा आपका तो समझ लीजिए आपके अंदर की एनर्जी घटेगी। तो बीएमआर बहुत जरूरी है। अच्छा हम बताया देखो, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों, टेम्परेचर सिर्फ बीएमआर को ही नहीं, बहुत सारे एंजाइम्स जो मैंने ये बताया, और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, जैसे आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, उनको भी क्या करता है, हैम्पर करता है। ठीक है, अब हम टर्म्स देख लेते हैं। यूरीथर्मल किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे हम लोग हैं, एक लंबे टेम्परेचर के रेंज को जो झेल सके। हम लोग से बजाय अगर हम कहें आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया अच्छे यूरीथर्मल होते हैं, जो एक लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। हम भी झेल सकते हैं, जैसे हम झेल रहे हैं अभी, ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो हमारी बॉडी एडाप्टेड है इतने लंबे रेंज के लिए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर वो चेंज आ जाएगा ना, तो फिर नहीं चल पाएगा। हमारी बॉडी किस चीज के लिए यूरीथर्मल है बच्चों, कि अगर बाहर किसी भी तरह का चेंज आया उसको हम रेजिस्ट कर सकते हैं एक लंबे टेम्परेचर का, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज आया तो हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ ह्यूमन भी हो सकता है। दूसरा है स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल वो लोग होते हैं जो हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो लोग फिर मतलब किसी काम के नहीं रहते, उनकी बॉडी फंक्शनल नहीं रहती, जैसे मैंने लिजर्ड्स वगैरह का बताया था। आप देखिए ठंडियों में एकदम से ही छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते, उनकी बॉडी क्या है, ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को नहीं झेल पाती, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्टीनोथर्मल। यूरी का मतलब बच्चों वाइड रेंज, स्टीनो का मतलब होता है नैरो रेंज। तीसरा है वाटर। वाटर के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ ही ऑलमोस्ट पता है। पानी ही सेल का मेन कंपोजिशन है, और पानी से ही कोई भी सेल बनता है या कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब पानी सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो पानी लाइफ भी है और होम भी है, घर भी है। ठीक है, और पानी में फिर जो अदर चीजें होती है, जैसे उसका केमिकल कंपोजिशन है, पीएच है, सैलिनिटी है, टेम्परेचर है, ये सब भी पानी का इंपॉर्टेंस रखता है। किसके लिए, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनके लिए। यहाँ मैं ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह एक वर्ड आया यूरी हैलाइड, तो यू का मतलब ही है वाइड रेंज। यू का मतलब क्या है बच्चों, वाइड रेंज, और स्टीनो का मतलब क्या है, नैरो रेंज। हेलाइन का मतलब सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंडीशंस को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एडाप्ट कर लेते हैं। अगर सैलिनिटी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है, वाटर की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है या कम है, तो उनको क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल है हेलोफाइल्स, नाम सुना है, कोई बच्चा हैंड रेस कीजिए। रिया ने सुना है, और कोई बच्चा। आप लोगों ने आर्की बैक्टीरिया नहीं पढ़ा है क्या, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स, वैष्णवी ने भी सुना है, मिथेनोजेंस, आरिस, प्राची। ठीक है ठीक है, हाँ अब लग रहा है कि हाँ बच्चों ने सुना है या पढ़ा है, गुड। पार्टिसिपेट कीजिए बच्चों, तभी मजा आएगा। ओके ओके गुड। स्टीनो हेराइन का कोई एग्जांपल बता सकते हो बच्चों आप लोग, यू कैन राइट ऑल्सो। सैलमन भी होगा, हाँ गुड, सैलमन होगा एग्जांपल। स्टीनो हेलाइन का कोई एग्जांपल,
जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को ना झेल सकता हो। कोई एग्जांपल नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? साइक्लोस्टोम्स ये तो जाते हैं, साइक्लोस्टोम्स तो जाते हैं, इनका माइग्रेशन ही है, ये तो करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ एक मिनट वैष्णवी, वेट, लेट मी अनम्यूट यू, आप कुछ शायद बोलना चाहते हैं। सर जो साइक्लोस रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए जाते हैं, लेकिन वो मरते क्यों? क्योंकि वो सी वाटर में जाते तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन वाइड रेंज में हो जाता है। नहीं, वो मरते इसलिए हैं बच्चे, क्योंकि वो लार्वा जब तक वो अपने बच्चे को पेट में रखते हैं उस टाइम तक वो कुछ खाते पीते नहीं है, इसलिए मर जाते हैं। ठीक है, फिर से म्यूट हो गया क्या? कहाँ गए प्रश्न? यस सर। हाँ समझ में आया। यस सर। हाँ वो कुछ खाते पीते नहीं है, और सैल्मन के साथ भी यही केस होता है। हालांकि देखिए माइग्रेशन जो है ना, माइग्रेशन कभी भी कोई सॉल्ट कंडीशन में इतना लंबा नहीं जी सकता। आप इसका एग्जांपल क्या लेंगे, जितने भी फ्रेश वाटर फिशेज हैं मोस्ट ऑफ देम आर स्टीनोहेलाई। कौन सी फिशेज बच्चों? वो उन्हीं की बॉडी से मिलता है प्रत्युष, ये उन्हीं की बॉडी से मिलता है। देखो बच्चे बच्चा इस चीज पे नहीं डिपेंडेंट कर रहा है कि मदर खा रही कि नहीं, बच्चा मदर की बॉडी से ले रहा है, मदर की बॉडी अपने स्टोर्ड फूड को दे रही है, और जब खत्म हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस नेचर ने उनको ऐसा दिया है कि वो तब तक अपना फूड स्टोर करती करके रखती है जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए। बच्चा का पैदा होने होने तक वो फाइनली क्या कर जाती है, वहीं पे दम तोड़ जाती है। So all the, yeah, most of the freshwater fishes are less or more steno-haline in nature. Remember that. Now, the second criteria, abiotic criteria, is light. लाइट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। लाइट हीट, टेम्परेचर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की खुराक है, एनर्जी का सबसे पहला सोर्स है, और आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इतना क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ रोह कटला ले सकते, इतना क्लियर है बच्चों? लाइट को लेकर के बस हैंड रेज कर दो, क्लियर है? हाँ, हीट, टेम्परेचर, हाँ फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ये चार चीज के लिए लाइट मेनली रिस्पॉन्सिबल, और लाइट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, यही एनर्जी आ रही है और फिर कंज्यूम होती चली जा रही है दूसरों में। ठीक है, एनर्जी, अब ऐसे तो थ्योरी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी को हमारे केस में एक सोर्स से एनर्जी आ रही है और वो कंटिन्यू है, वो आनी बंद हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ फोटो पीरियड के लिए भी है। जैसे कौन सा देश है, अलास्का है या कोई देश है जहां पर फ्रूट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं या वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा साइज में बड़े होते हैं? सुना है आप लोगों ने? क्योंकि वहाँ सनलाइट का जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कभी सुना है आपने उस कंट्री के बारे में? आई डिडंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द कंट्री, बट वहाँ के वेजिटेबल्स वगैरह बहुत ज्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल के साइज में। एनीवन हैव लिसन द नेम? यू कैन राइट। अच्छा नहीं सुना है, चलिए कोई बात, मतलब पता चलने से बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स जो होते हैं बच्चों, उनको किसको कहते हैं? वो प्लांट्स,
हाँ, सीजनल ब्रीडर्स वो प्लांट्स बच्चों जो क्या करते हैं, कम सनलाइट में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेड़ के सॉरी एक्वेटिक्स हैबिटेट में भी कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती या बहुत कम पहुंचती है, या कैनोपी में ढक जाते हैं। कई बड़े फॉरेस्ट की कैनोपी में कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ढक जाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ही कम लाइट की इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस करने के लिए अडाप्ट कर लेते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कियोफाइट्स कहते हैं। इसमें जितने फॉरेस्ट श्रब्स आएंगे, हाँ फॉरेस्ट श्रब्स श्रब्स या हर्ब्स की कैटेगरी आएगी, वो सब इसमें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं ये सीजनल वेरिएशन से लाइट इंटेंसिटी के बिहाफ पर कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटो पीरियड, टाइम ऑफ फॉरेज, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। ठीक है, इन तीनों पर्टिकुलर चीजों के लिए एक माध्यम हो सकता है, मीडियम हो सकता है। ठीक है, distribution of red, green, and brown algae at different depth of water depends on the light. Red algae can live in very deep water. ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी वाटर के डिफरेंट लेवल पर क्या करते हैं, अपने आप को अडाप्ट करके रखे हैं। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर कोई एक सिंगल हैबिटेट है, उसके सब हैबिटेट को क्या नाम दिया जाता है, जल्दी बताइए। आपने पढ़ा होगा जरूर, किसी हैबिटेट के सब हैबिटेट को क्या नाम दिया जाता है। जल्दी बताइए भाई, एन से है, एन से, जल्दी। कोई बच्चा बताया क्या, अभी किसी का आंसर नहीं आया। आई विल वेट, जल्दी बताइए। कोई नहीं बोल रहा। एक बच्चे का आंसर तो आया, क्या आया, कम्युनिटी। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। बच्चों आंसर दिया करो, गलत है सही है क्या फर्क पड़ता है, आप ट्राई कर रहे हो ना, आंसर दिया करो। टेरिस्ट्रियल, नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। उसको हम निच कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चों, निच कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि किसी हैबिटेट में अगर सब हैबिटेट है तो उसको निच कहेंगे। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, तो फॉरेस्ट में अपर रीजन हायर प्लांट्स ने ऑक्युपाई कर लिया है, नीचे वाले श्रब्स वगैरह, तो ये इनका दो निच हो गया, तो सब हैबिटेट हो गए। इसी तरह जैसे यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी का दिया है, ये सब एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेटिक में इनका निच अलग अलग है। निच क्या है बच्चों, अलग अलग है। जैसे ग्रीन एल्गी जो है उसको लाइट की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो वो अपर डेप्थ पे ही रहेगा। ठीक है, अपर उस पे रहेगा जहां पे लाइट इंटेंसिटी है। रेड को उतनी जरूरत नहीं है, तो रेड एकदम नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल बच्चों किस किस चीज के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, या मतलब किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी डिस्कस हुआ था। ह्यूमस, ह्यूमस में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब आ जाते हैं सॉइल के। और बताइए सॉइल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर, ग्रेन साइज, ओके। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर की रिसाइकलिंग में सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। वेजिटेशन, फर्टिलिटी, गुड प्लांट्स की फर्टिलिटी और वेजिटेशन के लिए भी सॉइल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इवन उनके पॉपुलेशन और ब्रीडिंग के लिए भी सॉइल बहुत ज्यादा क्या होता है, नेसेसरी होता है। टोपोग्राफी, हाँ ठीक है, टोपोग्राफी में भी आप देख सकते हैं। सॉइल की लेयरिंग से एक और चीज पता करते हैं बच्चों,
इवोल्यूशन के एविडेंसेस कभी पढ़ा है सॉइल लेयरिंग? हाँ, सॉइल लेयरिंग में हमने बताया था शायद क्लास में कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के स्ट्रेटा में हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म इतने 100 साल पहले एग्जिस्ट करता था या नहीं करता। ठीक है, जैसे हमको सपोज दैट एक एस्टिमेट बना रहे हैं हम कि हर 1000 साल में सॉइल 5 मीटर ऊपर उठ जाता है, 5 मीटर रेंज में ऊपर उठ जाता है। तो आपको मान लीजिए 60 मीटर 60 मीटर नीचे कोई फॉसिल मिला, तो आप बताइए वो कितना पुराना हुआ जल्दी। Carbon dating is also okay. Carbon dating is the most appropriate way, but it is also applicable. 12 साल, 12 साल कैसे हुआ भाई? 12,000, हाँ ठीक है, 12,000, ओके। तो less or more we have got the idea that this fossil is somehow कितना पुराना है बच्चों? 12,000, 12,000 ईयर्स ओल्ड फॉसिल है। कार्बन डेटिंग से अब 1000 में भी कितना साल पुराना है? 12,500 इतना साल पुराना, ये आप कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हो। कार्बन डेटिंग या जो आयनिक उससे हम पता लगाते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, वो एक्यूरेट वे है। क्या है बच्चों? वो एक्यूरेट वे है। वैष्णवी को शायद कुछ पूछना है, वेट। वैष्णवी, हाँ सर जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी तो ग्रो करते हैं ना अकॉर्डिंग टू सॉइल, मतलब अगर कोई कंडीशन वहां पे है वो वहां पे ग्रो कर रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि माइक्रोब्स भी सॉइल के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। माइक्रोब्स, कई सारे माइक्रोब्स का वो घर है। ठीक है, यस स्पेशली सर। जब भी हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द डिकम्पोजर्स आर एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट इन सॉइल ओनली। यस सर, जैसे लेग्यूम्स वगैरह होते हैं जो मतलब एसोसिएशन में रहते हैं, वो सब तो डिपेंडेंट होते हैं ना कि मतलब वहां पे ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो, तो वहां हाँ, पे वो देते हैं। क्या बोला आपने? रिपीट इट, एक मिनट एक मिनट। सर जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे माइकोराइजा हो गया, तो ये हाँ मतलब हाँ नाइट्रोजन देते हैं ना, मतलब हाँ हाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग फास्फोरस। है ना। तो सर जहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादा होगा तो वहां पे ही ना वो माइक्रोब्स रहेंगे या फिर वो जो प्लांट्स है वो रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि माइक्रोब्स और फिर प्लांट का जो भी स्पीसीज है वो पार्टिकुलरली सॉइल के क्लाइमेट में मतलब वो रहेगा, जहाँ पे वो सॉइल रहेगा। हाँ, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, लेकिन एक और चीज है कि नाइट्रोजन का कंटेंट कहीं भी कम नहीं है। एटमॉस्फेयर में ये इतना डोमिनेटिंग है कि हर जगह नाइट्रोजन आपको मिलेगा। लेकिन ये प्लांट का एडाप्टेशन, वो प्लांट जो नाइट्रोजन को यस सर। माइक्रोब्स के थ्रू नहीं ले पाते हैं, वो माइकोराइजा या कुछ अदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को निकालते हैं या उसमें डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल आपने सही बोली यस है सर। कि आप जो नाइट्रोजन है या सॉइल है या कोई भी चीज हो, ठीक है, ये माइक्रोब्स और प्लांट के एसोसिएशन को कई काफी हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है कि किस तरह का प्लांट वहां पर ग्रो करेगा। अब मुझे आप बच्चों टाइप ऑफ सॉइल बताइए जल्दी। एक तो मैं बता देता हूँ, क्लेई सॉइल होता है, और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और ये भी बताइएगा किस सॉइल में कौन सा प्लांट ग्रो हो सकता है। आई एम जस्ट वेटिंग।
तीन बच्चों ने आंसर, चार बच्चों ने आंसर भेज दिया। एक मिनट। ब्लैक सॉयल, कॉटन, सैंडी सॉयल का क्या होगा बच्चों? लूमी, क्ले, ब्लैक सॉयल। प्लांटेशन भी बताइए। प्लांटेशन भी बताइए। सिल्क। कौन सा प्लांटेशन होगा? जैसे सैंडी सॉइल है, वो बहुत ज्यादा वाटर वो कर सकता है। तो जब जो पानी वाले ज्यादा प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जैसे कैरेट है आपका, या फिर क्या कहते हैं उसको, पोटैटो, पोटैटो है, तो थोड़ा बहुत सैंडी सॉइल में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लेई सॉइल जो होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इसमें आप वेजिटेबल्स अच्छा ग्रो करा सकते हो, या कुछ ग्रेन्स वगैरह जैसे व्हीट है, ये सब, या पल्सेस है, ये सब ग्रो करा सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका लूमी सॉइल। लूमी सॉइल भी मतलब वाटर कंटेंट उसमें ठीक ठाक सा ही होता है, वो शायद मिक्सअप होता है। तो लूमी सॉइल जो होता है, इसमें आपको शुगर केन वगैरह या वीट यहाँ पे भी ग्रो हो सकता है, जूट वगैरह ग्रो करा सकते हैं आप इसमें। ठीक है। हाँ, एसिडिक होता है। तो बच्चों, कहने का मतलब यही है आपका कि हर सॉइल का अपना एक पीएच होता है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वहां का प्लांट ग्रो होता है। हर प्लांट की सॉइल डिमांड अलग अलग है। जैसे कि अभी बच्चे ने बताया था कि माइक्रोब्स और प्लांट, ये काफी हद तक किस पे डिपेंड करते हैं? ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो सॉइल का कंडीशन है वो कैसा है वहां पर। ठीक है। तो हर चीज जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो सॉइल की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है। सो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है बच्चों? सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? जैसे सॉइल का पीएच हो गया, ये सब तो मान लो कि चलो इसको भी फिजिकल आप प्रॉपर्टी मान सकते हैं। सॉइल के ग्रेन्स कैसे हैं, सॉइल का ह्यूमस कंडीशन क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में माने जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक सॉइल होता है जिसका, हाँ, क्या बच्चे ने बोला, बैक्टीरियाज प्रेजेंट, हाँ, बैक्टीरियाज एंड मिनरल कंपोजिशन, ये सब है। एक सॉइल होता है जिसका फीमेल्स यूज करती हैं उसके चेहरे वहरे पे लगाने के लिए, या मतलब एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करती हैं, एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट उसको यूज करती हैं। सॉइल का नाम मुल्तानी मिट्टी। वो उसमें ऐसा क्या है बच्चों, क्या ऐसा क्या हो गया उसमें कि उसको यूज किया जा रहा है? वो सॉइल क्या करता है ऐसा? क्यों यूज करते हैं आप उसको? किसी ब्यूटी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी किसी ने भी पहली बार यूज किया होगा या देखा होगा, क्यों आखिर यूज किया? ब्लैक सॉइल क्यों नहीं यूज किया उन लोगों ने? सैंडी सॉइल क्यों नहीं यूज किया? हाँ हाँ, वैष्णवी बताएगी। ओके, वेट। सर जो एक्सेस ऑयल होता है वो रिमूव करता है वहां पे, मतलब और सब सॉइल्स नहीं कर पाता है। डेड सेल्स को हटाता है, ठीक है। और कुछ? सर एक्सेस ऑयल रिमूव। एक्सेस ऑयल रिमूव करता है। और कुछ, और यस कुछ? सर। और एक और चीज है, एक और चीज है। ऑयल तो रिमूव करेगा ही, डेड सेल्स भी रिमूव करेगा, एक और चीज करता है वो, स्वेट भी रिमूव करता है। ठीक ठीक ठीक। सबसे बड़ी चीज है बच्चों, स्किन का मॉइस्चर लौटा देता है। स्किन सेल्स जो होते हैं ना, ये काफी ड्राई हो चुके होते हैं, तो सॉइल के अंदर, उस सॉइल के अंदर वाटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो आप जब लगाओगे उसको तो वो सूख जाता है। इसलिए, क्योंकि वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं मॉइस्चर वाले, वो स्किन को दे दे रहा है। ठीक है।
तो स्किन उससे सब कुछ ले रहा है, क्योंकि स्किन को बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो स्किन को आप जितना ज्यादा मॉइस्चर दोगे, नरिश करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्किन उतना ही ग्लो होता जाएगा। आपने एक और, वो सॉइल तो नहीं है लेकिन एलोवेरा का नाम सुना होगा। एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन, बिकॉज ब्लैक हेड्स के लिए तो आप नहीं कह सकते सॉइल को, लेकिन हाँ ये है कि काफी हद तक आपके चेहरे पे ग्लो ला देगा। ग्लो इसलिए ला देता है क्योंकि आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और आपके स्किन का जो मेन नरिशमेंट होता है वो प्रोवाइड करा देता है और मॉइस्चर लौटा देता है, जो एक्चुअल मॉइस्चर है। मॉइस्चर स्वेट और ऑयल वाला नहीं, जो वाटर वाला मॉइस्चर है वो लौटा देता है। हाँ, एलोवेरा जो होता है वो भी वही काम करता है, वो भी आपके चेहरे का मॉइस्चर लौटाता है। कभी भी आप एलोवेरा लगाइए तो देखिए 2 मिनट बाद वो सूख गया। वो सूख इसलिए जा रहा है क्योंकि वो काफी हद तक आपके स्किन को मॉइस्चर दे देता है। ठीक है, तो एलोवेरा आप अगर कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, स्पेशली ठंडियों के दिन में, ठंडियों के दिन में बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, इसका इफेक्ट आपके लिप्स वगैरह पे दिखता होगा, तो वो चीज आप लोग थोड़ा देखिएगा एक बार। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू इन्वायरमेंट। दिस पोर्शन ऑलरेडी वी हैव, अच्छा रिया कुछ बोलना चाह रही है। ओके रिया, स्पीक। बोलिए रिया। तो वही बोल रहे थे, जैसे कि आप बताए ना कि वो एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, वो सूख जाता है, फिर वो ये क्या स्वेट रिमूव करता है, वही सब बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब दिस इज द फैक्ट दैट यू ऑल आर नोइंग ऑलरेडी फ्रॉम द इनिशिएशन। आप भले ही लॉजिक जानो चाहे ना जानो, लेकिन ये घरों में यूज होता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं बताया जा रहा आपको। मुल्तानी मिट्टी हो या फिर एलोवेरा हो, दोनों ही घरों में यूज होते हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं, बहुत पहले से होते हैं। सो दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का, हाँ, रिस्पॉन्ड क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले बच्चों है रेगुलेटर्स, या रेगुलेशन लिखा है यहाँ पर, लेकिन रेगुलेटर्स होते हैं ये। रेगुलेटर्स में एक टर्म है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस दो टर्म से मिलकर बना है बच्चों। एक है थर्मोरेगुलेशन और एक है ऑस्मो रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन है बच्चों? थर्मो प्लस ऑस्मो। अब दोनों का मतलब बताओ जल्दी से। टर्म्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब क्या हुआ जल्दी बताइए। थर्मोमीटर, बताइए बताइए, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जल्दी बताइए। मैं इस लेवल पे आपसे एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग थर्मो और ऑस्मो रेगुलेशन बताएंगे। वेरी गुड वैष्णवी। कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इज थर्मो रेगुलेशन, गुड। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एरिया, गुड। वैष्णवी, मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इज ऑस्मो रेगुलेशन, वेरी गुड। टेम्परेचर मेंटेन करता है उसे थर्मल, वेरी गुड कल्याणी। जो अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटर एनवायरनमेंट, उनको थर्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। और जो अपने बॉडी के जो वाटर या फ्लूइड्स है, उनका वाटर और सॉल्ट बैलेंस, किसका किसका बैलेंस, वाटर इज टू सॉल्ट का जो बैलेंस है वो भी कांस्टेंट रखे, तो उसको हम ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोनों जब हम कंबाइन करते हैं तो एक टर्म निकलता है होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना। हाँ ठीक है कल्याणी, बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना और बॉडी का वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना।
दिस इज व्हाई होम्योस्टेसिस एज अ होल यूज किया जाता है। कभी भी आप जब ये वर्ड सुने तो समझ लीजिएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों को वेल मेंटेन करते हैं। सेकंड इज कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशंस। क्या होता है ये? बताइए बच्चों, ये तो आप लोग को पढ़ाया गया था क्लास में। कन्फर्मर्स मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ रेगुलेटर। क्या? हाँ, those who are not able to maintain। अगर कोई अपने बॉडी का होम्योस्टेसिस, चीज आप लिखेंगे वर्ड, वर्ड पे ध्यान दीजिए। इकोसिस्टम में वर्ड का बहुत वो है, ठीक है, वैल्यू है। होम्योस्टेसिस जो मेंटेन नहीं कर पाते वो सब कन्फर्मर्स है। क्या नहीं मेंटेन कर पाते? होम्योस्टेसिस। अब ये देखिए 99% जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स है वो नहीं कर पाते। प्लांट्स का तो आपको पता ही है, प्लांट्स में तो कोई ऑर्गन सिस्टम या कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मेंटेन कर पाए बेचारा, ठीक है। तो लीव्स वगैरह सेट कर देता है, अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके से वो चेंज होता है। एनिमल्स बेसिकली कई तरीके से अपने आप को चेंज करते हैं एज अ कन्फर्मर्स। तो कैसे कैसे चेंज करते हैं बच्चों, वो अब हमको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज। ओके, बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों क्या होता है, चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चेंज होने लगता है, जिससे वो अपने आप को क्या करते हैं, बचाते हैं। क्या करते हैं? बचाते हैं। और इस बचाने के चक्कर में, ठीक है, वो या तो सस्पेंड कर लेते हैं अपने आप को, या इधर उधर कहीं भाग जाते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गन्स या स्किल डेवलप कर लेते हैं जिससे वो उस चीज से क्या कर सके, चीट कर सके उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जी, ऑब्वियसली इट इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर आप लोगों को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दोनों में आपको एनर्जी तो चाहिए। जैसे ठंडी ज्यादा लग रही है तो आप शिवरिंग करेंगे, तो शिवरिंग में एनर्जी डिराइव हो रही है, वही हीट बन रही है, ठीक है। गर्मी में वही एनर्जी ब्रेक होकर के पसीना बन रहा है, स्वेट बन रहा है, फिर वो ठंडी दे रहा है। तो थर्मो रेगुलेशन अगर कोई मेंटेन करता है बच्चों, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि वो अपने एनर्जी को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से दोनों ही कंडीशंस में हमारी एनर्जी का लॉस होता ही है। बस एक में जो एनर्जी लॉस होता है वो एक्सोथर्मिक है, और एक में जो होता है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक किस में होती है, एक्सोथर्मिक किस में होती है बच्चों? एनर्जी निकलती कहाँ पर है और एनर्जी कंजर्व कहाँ होती है, यानी सॉरी, किस सीजन में आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, किस सीजन में आपका एक्सोथर्मिक होगा? विंटर में एनर्जी कंजर्व होती है, गुड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी को कंजर्व किया जाता है अंदर, ये एंडोथर्मिक हो जाता है। और गर्मियों में निकाल दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, एक्सोथर्मिक बन जाता है, गुड। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हाउ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद डिफरेंट डिफरेंट एबायोटिक क्लाइमेट्स। अलग अलग तरह के एबायोटिक क्लाइमेट से के अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव कराने में हेल्पफुल लगते हैं। कोई एक बच्चा चला गया, कौन भाई? कल्याणी है, आरीज है, मीनू, ओजस्वी, प्राची, प्रत्युष, रिया, सतेश, श्रद्धा, वैष्णवी। कौन गया एक बच्चा? एक बच्चा कौन गया भाई?
आयुषी, अच्छा, ओके, सी लेटर क्या प्रॉब्लम। फर्स्ट कंडीशन इज टू प्रिवेंट देमसेल्फ इज माइग्रेशन. माइग्रेशन इज ऑलवेज हैपेंस फॉर 3 रीजंस. माइग्रेशन हमेशा 3 रीजंस की वजह से होता है. फूड, shelter, breed. In most of the cases, migration occurs for food, shelter, and breed. But in this condition where we are discussing, this migration happens to avoid unfavorable conditions. This is the fourth condition where migration happens. तो बच्चों, ये 3 के लिए जो माइग्रेशन हुआ, ये 3 के लिए जो माइग्रेशन हुआ, वो इस फोर्थ वाले माइग्रेशन से कैसे डिफरेंट है? कोई भी बच्चा बता सकता है. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए जो माइग्रेशन हो रहा है, वो फोर्थ वाले से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, तुरंत आप लोगों के दिमाग में आंसर आ जाएगा. आप लोग चाहे, अगर बोलना चाहे तो हैंड रेस कर दीजिए, मैं म्यूट कर दूंगा, आप लोग बोल सकते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में, हाँ, तो अनफेवरेबल कंडीशन वाला माइग्रेशन अलग कैसे हुआ? हाउ दीज बोथ, मतलब 2 माइग्रेशन है ना, ये 1 2 3 वाला एक माइग्रेशन है, फोर्थ वाला एक माइग्रेशन है, तो दोनों माइग्रेशंस डिफरेंट कैसे हैं? वैष्णवी बोलना चाहती है. ओके, वेट, वैष्णवी, हाँ, बताइए. सर मतलब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है और या फिर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हुआ. हाँ, और जब भी मतलब उसके सर उसका इफेक्ट ये तीनों पे पड़ सकता है कि अगर वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है तो इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल सकता है, या फिर प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल सकता है, या फिर प्रॉपर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि ग्रास ऊपर है, वो फूड के लिए जाता है, मतलब वो माइग्रेट करता है. तो ठीक है, आपका तो मतलब आंसर इसका इफेक्ट पड़ अच्छा है, सकता है. सही है, लेकिन ये दूसरे एस्पेक्ट में है. मतलब आपने रिलेशन बता दिया, दोनों माइग्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है, आपने इनको कनेक्ट किया कि ये माइग्रेशन जो हो रहा है फोर्थ वाला, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही जुड़ा हुआ है. ये अलग कैसे? यस सर. और कोई बच्चा ट्राई कर सकता है. आप लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस. अगर टेम्परेचर चेंज हो, फेवरेबल कंडीशन हुआ, तो बट फूड शेल्टर और ब्रीडिंग होगा. अच्छा, ठीक है. और 2 बच्चे और बोलना चाह रहे हैं. रिया बोलना चाह रही है, 1 मिनट, रिया को थोड़ा चांस देते हैं. रिया क्या कहना चाह रही है? हाँ रिया, बोलिए. सर जैसे कि स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ कोई कंडीशन में तो उसके वजह से कोई कोई एनिमल्स अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर लेगा, फिर वो मतलब कि सडन चेंज की वजह से. सस्पेंशन हुआ ना. हाँ मतलब दोनों एक ही टाइप का हुआ ना, मतलब कि जैसे कि मतलब कि इसमें बस कुछ कुछ एनिमल्स वैसा करते हैं. ओके ओके, ठीक है. एटलीस्ट यू आर गिविंग आंसर. गुड. वैष्णवी, आप कहना चाह रही हैं क्या? चलिए, मैं बताता हूँ. देखिए बच्चों, जो फोर्थ वाला माइग्रेशन, कल्याणी, ओके, कल्याणी कुछ कहना चाह रही है, ठीक है. पहले आप लोग का आंसर सुन लेते हैं, देन विल रिप्लाई. क्या पता कोई बच्चा सही आंसर दे, मजा आए. सर अगर अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर चेंज हुआ, वहाँ पे फूड शेल्टर और ब्रीडिंग सब हो रहे हैं, बस अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि वहाँ पे वो जीने लायक रहा नहीं, टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए ये दोनों अलग अलग हुए. तीनों मिल रहे हैं बट अनफेवरेबल कंडीशन है. मतलब तीनों के कंडीशंस में लिविंग कंडीशंस तो है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लिविंग कंडीशंस तो है, लेकिन बाकी चीजें जो लिविंग के लिए चाहिए या सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो चीजें नहीं मिल रही. यहाँ पर लिविंग कंडीशन ही नहीं. चलिए, ठीक है. ओके ओके, लेट मी गिव आंसर. ओके वैष्णवी, जस्ट लेट मी गिव आंसर. देखिए बच्चों,
ये जो माइग्रेशन है 4th नंबर वाला, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, ये टेम्पोररी माइग्रेशन होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो माइग्रेशन होते हैं ये लेस और मोर परमानेंट माइग्रेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो माइग्रेशन किया जाता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए किया जाता है जब तक वो कंडीशन अनफेवरेबल है। अगर आप लोगों ने भरतपुर जो सेंचुरी है उसके बारे में सुना हो तो वहां साइबेरियन बर्ड्स आती, सुना है कभी? हैंड रेज कीजिए, सुना है? हाँ सुना होगा ऑब्वियसली। नहीं सुना होगा तो एक बार देखिएगा, सर्च कीजिएगा। हाँ आरिज आपने सुना है, गुड। तो बच्चों वहां पर वो जो साइबेरियन बर्ड्स आ रही हैं माइग्रेट करके राजस्थान में या कहीं पे भी बर्ड्स या कोई भी एनिमल आ रहा है अगर माइग्रेट करके, तो क्या वो हमेशा के लिए आ रहा है? इज इट फॉर होल टाइम? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि कोई एक जानवर है जिसको पानी नहीं मिला अपने हैबिटेट में, ठीक है, वो जंप करके किसी दूसरे जंगल में चला गया, उसको वहां पे मिल गया पानी, तो क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो इन दीज केसेस, इन द केसेस ऑफ फूड शेल्टर और ब्रीड, मोस्ट ऑफ द माइग्रेशंस आर परमानेंट, और अगर वो वापस आएगा भी तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आता है। ठीक है, ये टाइम डिसाइडिंग प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला टाइम डिसाइडिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, कई जानवर ऐसे होते हैं जब बहुत ड्राई हैबिटेट होता है, पानी नहीं होता जंगलों में, तो वो दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाते हैं पानी के चक्कर में। तो जब फिर रेनी सीजन आता है तो वो फिर अपने घर में लौट आते हैं। तो ये माइग्रेशन 4th वाले में ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। ठीक है, ये फूड शेल्टर और ब्रीड में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? वैष्णवी कुछ कहना चाह रही है? अच्छा समझ गए, ओके गुड। हाँ ठीक है, यही चीज हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना समझते जाओगे इकोलॉजी को, आपके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत इजी होता जाएगा। ठीक है, वी हैव टू वेरी गुड कोर्सेज फॉर इकोलॉजिकल साइंस, वन इन जेएनयू एंड सेकंड इज इन आईआईटी जयपुर। So just very concerned about these topics. Second is suspension. सस्पेंशन बच्चों बड़े ऑर्गेनिज्म का कमाल है। क्या है? बड़े ऑर्गेनिज्म का मेन कमाल है। सस्पेंशन में क्या होता है, जनरली बॉडी की एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर सकते हैं। ये वो लोग करते हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो माइग्रेट नहीं कर पाते जल्दी। हाँ रिया, वैकेशन टाइम में हम लोग भी तो माइग्रेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, हम भी डायपॉस में आएंगे। नहीं होंगे। आपका माइग्रेशन अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, आपका माइग्रेशन वो मौज मस्ती वाला है, टाइम पास करने वाला है। आप तो वो हो ना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखे हो ना, आपका क्या टेंशन? ज्यादा गर्मी पड़ी एसी चालू कर लिया, पंखा चालू कर लिया, ज्यादा ठंडी पड़ी 4 कपड़े और पहन लिए। आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, आप ये सब नहीं करेंगे। और कोई बच्चा? चलिए ठीक है, सस्पेंशन का मतलब होता है बच्चों अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेना। ठीक है, अब मुझे आपको 5 ऐसी चीजें बताइए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने से होती है। एक मैं बता दे रहा हूं, बहुत कम लोकोमोशन होगा।
लोकोमोशन बहुत कम होगा, मूव नहीं करेंगे। एक मैंने बता दिया, और आप बताइए 4। एक बच्चे ने तो दिया कुछ रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे। फूड का रिक्वायरमेंट कम नहीं होता, फूड का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास फूड होता ही नहीं। फिर ठीक है, लेकिन ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो नो रिस्पॉन्स है, इसको आप लिख सकते हैं लेस रिस्पॉन्स। नो नो मतलब मर गया। एक एक करके बता रहे हो तुम लोग, चारों सोचो और चारों लिखो। ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किस बच्चे ने चारों बताया कि नहीं बताया। आप माइक्रोब की कंडीशन में भी रख सकते हो, ठीक है। आप बस बता देना कि ये कंडीशन माइक्रोब के लिए फॉलो होती है या अनफॉलो होती है उस चीज को, ठीक है। तो आप उस चीज को लेकर के भी बता सकते हैं। आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो आप लिखिए, और कोशिश कीजिए चारों लिखें। जल्दी आंसर आए जरूरी नहीं, चारों आंसर लिखिए वो जरूरी है। किसी बच्चे ने लिखा तो है। क्वेश्चन रिपीट करें। एनी 5 चेंजेस, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ड्यूरिंग सस्पेंशन। ये क्वेश्चन एक मैंने बता दिया, लोकोमोशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। एक बच्चे ने भी किसी ने बताया कि लेस रिस्पॉन्स करेगा, फूड का कंजम्पशन बहुत ही कम होगा। 3 तो 2 हो गया, और 3 हो गया, 2 और चाहिए। फाइव आंसर्स आ गए, मैंने देखा भी नहीं। एक मिनट। स्टोर्ड फूड और सफिशिएंट, अभी भी एक ही का आंसर यार, नो वर्क डन। ये तो हो गया। एक मिनट। डॉर्मेंसी, ओके डॉर्मेंसी, बट इन द केस ऑफ व्हाट? डॉर्मेंसी किसके केस में प्राची? लिफ्ट हैवी थिंग्स इज नॉट डन। ये भी लोकोमोशन का ही पार्ट है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। आरिस ने 4 दिया, गुड। रिड्यूसिंग हीट एक्सचेंज, वेरी गुड। इंसिस्टमेंट, इंसेस्टेशन, ओके चलो ठीक है। लो स्टिमुलस रिस्पांस, लो फूड कंजम्पशन, ओके आरिस, you are almost given the complete answer. No work done, stored for sufficient time. ये एक दे रहे हैं आप लोग। Not education problem. रिया, ये क्या था? एजुकेशन मतलब यहाँ पर summer fish and snails goes to deep water body. Okay. Less utilization of, अच्छा कल्याणी ने 4 दिया है। Less utilization, late response, air utilization का dormancy period of, ठीक है। Less और more आपने डायपोस सीट dormancy वैल्यू में। चलिए बच्चों मैं बताता हूँ। आप लोगों ने ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं मिला करके। पहला क्या था?
लोकोमोशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म या लोअर में भी अगर सस्पेंशन में जाते हैं तो वो अपनी बॉडी में, कहां पर, बॉडी में सफिशिएंट फूड स्टोर करते हैं। बॉडी कंज्यूम सफिशिएंट फूड, कंज्यूम लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरी चीज है सेफ हैबिटेट। सेफ हैबिटेट का चयन करते हैं क्योंकि उनको बहुत टाइम तक लोकोमोशन मूवमेंट नहीं करना है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक ना कर दे, कहीं बारिश वारिश हो तो उनको खतरा ना हो, तो अपने लिए जो जिसके लिए सेफ है, कोई माउंटेन में चला जा रहा है, कोई समंदर में नीचे चला जा रहा है, कोई किसी चीज के अंदर जाकर छुप जा रहा है, तो नेक्स्ट सेफ हैबिटेट का चयन करते हैं। ओके, ठीक है, ओके वैष्णव, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये अपना स्लीपिंग टाइम बढ़ा देते हैं। द बेस्ट वे टू कंजर्व एनर्जी इज स्लीप मोर। हायर ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं बच्चों, अपना स्लीपिंग टाइम बढ़ा देते हैं, और लोअर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अंदर एनसिस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब बॉडी के बाहर कई सारे लेयर्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ना अंदर का बाहर से, ना बाहर का अंदर से कोई इंटरेक्शन रह जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, बाकी तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट बोल दिया है, ठीक है, कि फूड कंजप्शन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है उस टाइम, क्योंकि फूड रहता ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से। दूसरी बात है कि हाँ, किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स बहुत रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ये लोग। और क्या बताया था आप लोगों ने, हाँ मतलब जो भी चीजें आप लोगों ने बताई थी वो लेस और मोर ये हो गई, ठीक है। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही है, ओके, बोलिए वैष्णवी। सर जो सस्पेंशन में अमीबा भी आ जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, अनफेवरेबल कंडीशन में, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट नहीं कर रहा है, वहां पर रह के इनएक्टिव हो जा रहा है, वो सब के सब सस्पेंशन में। सर वो ठीक है, लेकिन जो अमीबा होते हैं वो भी तो अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को वो एक सिस्ट लेयर बना लेते हैं, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करे, और वो अंदर ही मल्टीपल फ्यूजन करने लगते हैं। जब वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ब्रेक कर देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी वो इनएक्टिव फॉर्म। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एनसिस्टमेंट कर लेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, कभी नहीं कर यस सर। सकता। एनसिस्टमेंट का मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज ऑलवेज रिड्यूस टू जीरो, और रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस सर। एडजस्टमेंट कर लेता है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है, करेगा नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे पॉलन ग्रेन ही क्यों ना, पॉलन ग्रेन के पास अपना स्टोर्ड फूड है खासा, लेकिन वो नहीं कर सकता जब तक कंडीशन यस सर। फेवरेबल ना हो जाए। अब बच्चों हाइबरनेशन मतलब जब ऑर्गेनिज्म विंटर के टुवर्ड्स क्या हो जाए, विंटर कंडीशन में अपने आप को सस्पेंड कर ले। एस्टिमेशन मतलब अपने आप को समर कंडीशन में सस्पेंड कर ले, समर कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। और डायपॉज का मतलब होता है, ये छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, छोटे ऑर्गेनिज्म किसी भी फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, हार्ड लेयर कवर कर लेते हैं, या अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसको डायपॉज कहते हैं, ठीक है। तो आपको सस्पेंशन पढ़ना है बस, सस्पेंशन के टाइप्स अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, हाइबरनेशन, कोल्ड, एस्टिवेशन, समर, ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा लंबा लेक्चर दिया था इसके ऊपर, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एडाप्टेशन बच्चों क्या है, एडाप्टेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे,
कोई बच्चा बताना चाहता है, हैंड रेज करे, मैं म्यूट करता हूं। कोई भी बच्चा? ओके, किसने हैंड रेज किया है? वैष्णवी ने। बोलिए वैष्णवी। सर अगर जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब उसको ना कुछ रिक्वायरमेंट है, वो उसको मतलब वो रिक्वायरमेंट उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसको सरवाइव करना है, तो वो उसी जितना कम रिक्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट कर लेगा कि हमको इतना ही मिल रहा है तो हम इसी में अपना लाइफ प्रोसेस चला पाए। वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, रिया आप बताइए। सर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर वो कोई भी चेंज आएगा सिचुएशन में, लाइक अगर इन्वायरमेंट में मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली, तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इतना बना लेगा कि वो उस कंडीशन में भी सरवाइव कर सके, चाहे वो किस टाइप का भी वेरिएशन हो सकता है, मतलब कि उससे कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्युष तुम बताओ। हो प्रत्युष, यौन करके भाग गए है? बताइए प्रत्युष। सर किसी भी टुवर्ड्स के मतलब किसी भी तरह के एक्सट्रीम के तरफ अगर बॉडी में कोई भी चेंज आए तो उसको भी तो अडेप्टेशन बोल सकता है। वो एक्सट्रीम किसी भी टाइप का हो सकता है। आयुष? सर कोई कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आ गया है, उसमें उसको सरवाइव करना है, तो वो उस कंडीशन के टुवर्ड्स अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। कल्याणी? सर अगर किस लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर किसी प्रकार का भी चेंज करता है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुसार जीने के लिए, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। ओके ओके, ठीक है। यहां पर जो वर्ड लिखा था, यहां पर जो वर्ड लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज के टुवर्ड्स या फिजिकल क्लाइमेट के फ्लक्चुएशन के टुवर्ड्स अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंज रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। हाँ कर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बच्चों बॉडी के इंटरनल लेवल या एक्सटर्नल लेवल पे? आउटर, एक्सटर्नल लेवल पे। गुड। फिजियोलॉजी मतलब किस लेवल पे? इंटरनल बॉडी ऑर्गन, चलिए ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के लेवल पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल, बिहेवियरल तो अंडरस्टूड है, बताने की भी जरूरत नहीं। बिहेवियरल क्या क्या चेंजेस होता है? अब बच्चों मुझे कोई एक ऐसा एडाप्टेशन बताओ मॉर्फोलॉजिकल जो प्लांट्स में होता हो, और एक ऐसा बताओ जो एनिमल्स में होता हो। आप हैंड रेज कर सकते हो या लिख भी सकते हो। प्लांट्स में एडाप्टेशन, अच्छा दो बच्चों ने, प्रत्युष ने और वैष्णवी ने। जस्ट वेट। जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस में क्या जो मालूम है? कैक्टस है सिर्फ प्रत्युष वो कहाँ? स्पाइन्स बना लेते हैं, मतलब उसके बॉडी पे वो वहां पे वाटर कम अमाउंट में रहता है, लेकिन वो एनिमल, कम ही अमाउंट में वो उसको। ठीक है, एनिमल में? एनिमल्स में
प्रत्युष आप सर बताइए। जो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे थे कि सर जो ग्रीन क्रैब थे मतलब ग्रीन जो ग्रास ऊपर थे वो मतलब ग्रास में ही हो जा रहे थे, तो जिसके कारण वो दिख नहीं रहा था और वो एलिफेंट के जो पाव था उससे मतलब कसला रहे थे, तो इसके वजह से वो खुद को अडेप्ट कर लिया और अपना कलर चेंज कर लिए। ये भी ठीक। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। प्रत्युष बताइए आप। सर गलती से हैंड रेज हो गया था सर। वाह। पहले वाला इंच छूट गया था। रियो तुम बताओ। रियो। सर पहली बात तो रियो नहीं रिया होता है। अरे यार गलती से निकल गया, तुम लोग क्या स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के वो करते हो। ये वो है कि फैट के वजह से मतलब कि अगर फैट ज्यादा होगा तो उसके वजह से होगा। फैट फैट एक्सटर्नल है या इंटरनल है ये बताओ। हाँ वो इंटरनल। अगर आप हेयर्स बोलती तो एक्सटर्नल होता। सर वो हो सकता है ना एलन रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि जिसका अब बॉडी वो में हो सकता है सरफेस एरिया का कम होना ठंडे रीजन्स में। ओके प्लांट्स के अंदर कैक्टस को छोड़ के कुछ और बताइए। ये हो जाएगा, लीव्स नहीं होगा उसके बाद उसमें ना। टिप्स भी हो सकता है, क्या होगा बताइए। सर ये होगा स्पाइन्स होगा, क्यूटिकल्स होगा, लीफ के ऊपर वैक्स होगा। हाँ क्यूटिकल हो सकता है। चलिए ठीक है। फिर या वो भी तो हो सकता है CAM जो आप बताए थे प्राचीन सही का रिया हार्ट, क्या चीज और क्या हो सकता है। CAM साइकिल जो आप बताया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ही टाइम। ठीक ठीक ठीक, वो भी, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल है, वो मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। देखिए प्लांट्स में कुछ चेंजेस आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। पहले अगर पानी नहीं है तो रूट का बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना और ब्रांचिंग होना। दूसरा एडाप्टेशन है स्टेम का। स्टेम जो होते हैं कई बार ट्रेंडिल्स के फॉर्म ले लेते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए तो लीव्स भी कई बार ऐसा करते हैं। तो आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर पढ़ा है तो जितने भी एडाप्टेशन है वो सब मॉर्फोलॉजिकल है। स्टोर्ड फूड, कन्वर्जन ऑफ स्पाइन्स, थ्रॉन्स और टेंड्रिल्स या फिर रूट हेयर्स का बढ़ जाना, ये सब क्या है, ये सब एडाप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। समझ में आया। और एनिमल्स में अगर आपने देखा हो, हाँ एनिमल्स में अगर आपने देखा हो तो एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली देखिए, जो ऑर्गेनिज्म जैसे फाल्कन है या वल्चर है वो बहुत हाइट पे उड़ता है, तो उसका क्या तेज है, विजन तेज है ना, वो उसका एडाप्टेशन है। कुत्ता जो होता है उसका क्या तेज होता है, कान, उसका वो एडाप्टेशन है। ठीक है। तो जो ठंडे रीजन्स में रह रहे हैं उनके हेयर्स ज्यादा है, क्या है उनका एडाप्टेशन है वो। ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे जो पानी में ठंडे रीजन्स में रहते हैं उनकी स्किन थिक होती है, वो उनका एडाप्टेशन है। समझ में आया। तो हर ऑर्गेनिज्म ने एक्सटर्नली, एक फिश होती है पॉपर बॉल करके बोलते हैं उसको, वो अपने आप को बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेती है एक्सटर्नली, ताकि सामने वाला डर जाए। बर्ड का फेदर भी आप कह सकते हो कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाने के लिए एक एडाप्टेशन है। तो आप लोगों के सामने हर जगह एग्जाम्पल प्रेजेंट है, आप लोग सोच कम रहे हो बस। ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगली बार से जब हम कोई एग्जाम्पल पूछे तो थोड़ा सा टाइम लो और उस एग्जाम्पल को अपने डेली लाइफ में देखो। हमारे सामने कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गाय भैंस है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ एडाप्टेशन है। तो हर उस एडाप्टेशन को पहले दिमाग में लाओ, उसके बाद रिप्लाई कर दो। सही होगा या गलत होगा यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ कल मतलब जो भी नेक्स्ट टर्न होगा पॉपुलेशन वाला उसी से होगा। वैष्णवी कुछ कहना चाह रही है। सर जो हम क्रैब वाला वो जो बताए ग्रास होपर वाला वो भी तो हाँ नेचुरल वो भी सिलेक्शन, है, वो खुद को अडेप्ट कर वो भी है, वो भी है बिल्कुल। कलर चेंजिंग भी एक एडाप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल है। कैमिलियन का भी कलर चेंज करना है, एडाप्टेशन है। वही हम कह रहे हैं, यस सर। जितने ऑर्गेनिज्म तुम जानते हो पहले उसका वो करो। देखो किताबी चीजें आएंगी जाएंगी,
जो चीज तुम जानते हो वो हमेशा जानते रहोगे। तो जो तुम जानते हो उसको प्रैक्टिकली अपने कंसेप्ट से कनेक्ट करो। कनेक्ट करने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। पढ़ सकते हो, नोट्स से भी पढ़ सकते हो, और आप चाहो तो एनसीईआरटी भी देख लो, और आप चाहो तो खुद से भी सर्च कर सकते हो एग्जांपल्स। इकोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्म्स एंड एग्जांपल्स। टर्म्स देख लो जो बायोलॉजिकल है, और जितने एग्जांपल्स हैं वो देख लो, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं बच्चों। पीडीएफ शेयर किया तो था आई थिंक। ठीक है, मैं वो करता हूँ। ठीक है बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। किसी को कोई भी डाउट होने से आप हैंड रेज कर दीजिए, पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, या आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। बाय बच्चों, ख्याल रखिए अपना, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। बीमारी सच में बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही, कंसर्नेबल है, और आप लोगों के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। हाँ, चलिए बाय बच्चों।